हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, जितने भी बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान हैं उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम का चैनल मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, राइट। और जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक बनाए हैं उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इन सभी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाएगा। It will take just 1 minute. So if you see in the first example, हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स a एंड b को ऐड कर रहे हैं। a के अंदर इंटीजर 10 स्टोर है, b के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है हेलो। सो दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इसीलिए इस प्रॉब्लम में हमें एरर मिलेगा। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे वी विल गेट एन एरर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स को हम ऐड नहीं कर सकते और इस केस में कोई इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी नहीं हो सकता। Now if you see in the second example, C के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है और स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करें विद द n के अंदर 3 स्टोर है। तो एक स्ट्रिंग को जब हम एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्ट्रिंग है उतनी ही बार अपने आप से ऐड होती है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है, तो इसलिए इस एग्जाम्पल में हमें रिजल्ट मिलेगा राम, राम एंड राम। एंड इन दिस थर्ड एग्जाम्पल हम x जिसके अंदर बुलियन स्टोर है, बुलियन के अंदर 10 को ऐड करें, तो इस केस में यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि जो बुलियन ट्रू है उसको 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 के अंदर 10 ऐड करेंगे वी विल गेट 11 इन रिजल्ट। एंड इन दिस एग्जाम्पल n के अंदर हम माइनस कर रहे हैं एक बुलियन वैल्यू को। n के अंदर क्या स्टोर है 23 एंड बुलियन, तो बुलियन अगेन कन्वर्ट होगा, वी विल गेट 0 क्योंकि फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। So 23 में से 0 गए, we will get 23 in result. Now here in this example हम वेरिएबल a को टाइपकास्ट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग में, और वेरिएबल a के अंदर क्या स्टोर है एक इंटीजर, एक नंबर, और इस नंबर को जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर ही स्ट्रिंग बन जाएगा। और b के अंदर क्या स्टोर है एक स्ट्रिंग एप्पल्स, तो रिजल्ट में हमें 20 एप्पल्स मिलेगा, राइट। नाउ इन दिस एग्जांपल हम x को टाइपकास्ट कर रहे हैं इंटीजर में, और x के अंदर क्या स्टोर है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोट को जब हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जो पॉइंट के बाद जो डाटा है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा और हमें रिजल्ट में 20 मिलेगा। और अब इस इंटीजर को अगेन हम इंटीजर के अंदर ही ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में 30 मिलेगा। नाउ इन दिस लास्ट एग्जांपल हम n को बूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। n के अंदर क्या स्टोर है 5 को बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बट इफ यू सी हियर यहाँ पर कैपिटल B यूज किया है, बट अगर आपने कीवर्ड्स देखे हो जो बूल है वो स्मॉल b में यूज होता है, जिसकी वजह से इस केस में हमें एरर मिलेगा। और अगर ये कैपिटल B की जगह स्मॉल b होता और अगर हम 5 को बूल में कन्वर्ट करते देन व्हाट वी विल गेट, जब भी हम किसी भी न्यूमेरिक डाटा को बूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ट्रू मिलता है, अगर वो नॉन जीरो है तो ये 5 है इसलिए हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। सो न्यूमेरिक वैल्यू अगर 0 है तभी वो फॉल्स में कन्वर्ट होती है, अदरवाइज वो ट्रू में कन्वर्ट होती है। सो ट्रू के अंदर हम ऐड करें अगेन एक बुलियन वैल्यू, अब दो बुलियन वैल्यू पे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ अगेन इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, तो 1 प्लस 0 हमें मिलेगा 1 रिजल्ट में। अगर आप अपनी बुक में देखोगे इस एग्जाम्पल में इसका रिजल्ट 1 दिया गया, तो यहाँ पर ये जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसको इग्नोर किया गया है, बट अगर आप कैपिटल B करके प्रैक्टिकली इसको यूज करके देखोगे आपको एरर मिलेगा। तो दैट जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। नाउ अभी तक आप जो पाइथन का कोड करते आ रहे हो वो स्क्रिप्ट मोड में करते आ रहे हो, और जब हम उसे रन करते हैं उसका रिजल्ट हमें शेल मोड में, इंटरेक्टिव मोड में रिजल्ट मिलता है। तो हमें बार बार स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में स्विच करना पड़ता है, राइट। सो दो विंडो होती है हमारी, एक हमारी फाइल जहां पर हमने अपना कोड लिखा है, दूसरा एक आउटपुट विंडो जो पाइथन का शेल होता है जिसे हम इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं। तो इन दोनों विंडो में आपको बार बार स्विच करना पड़ता है, बट सिर्फ यही तरीका नहीं है पाइथन में कोड करने का, वी हैव डिफरेंट वेज जिसमें हम पाइथन में कोड कर सकते हैं। उसमें से एक वे है कोड एडिटर्स। कोड एडिटर्स बहुत यूजर फ्रेंडली एंड लाइट वेट एप्लीकेशंस हैं, एंड यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस जो कोड एडिटर की तरह काम करती हैं, जैसे कि VS कोड, एटम, सबलाइम एडिटर्स। तो आप इनमें से कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो।
इनमें कोड लिखने का ये फायदा होता है कि आपको आउटपुट जो स्क्रीन है वो सेम विंडो में मिल जाएगी, यानी एक ही विंडो के अंदर आप टाइप कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट है उसी विंडो की हाफ स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको जो स्विच करना पड़ता है डिफरेंट विंडोज में वो नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे मेन रीजन जो कोड एडिटर्स में काम करने का फायदा होता है कि वी विल गेट डिफरेंट फीचर्स, जैसे कि सिंटेक्स हाइलाइटिंग का फीचर मिलता है आपको। आप जब अपना कोड लिखते हो तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही आप कुछ मिस्टेक करते हो तो वो हाईलाइट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, राइट। तो सिंटेक्स हाइलाइटिंग का फीचर मिलता है। ऑटो कंप्लीशन का फीचर मिलता है, आप कुछ कोड लिख रहे हो आगे का कोड आपको सजेस्ट हो जाएगा। ऑटो फॉर्मेटिंग, ऑटो इंडेंटेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी ऑटोमेटिकली इंडेंट्स ऐड हो जाते हैं, जैसे एंटर प्रेस की स्पेस अपने आप ऐड हो जाएगा जहां पर स्पेस की नीड है। इस वजह से आपके कोड लिखने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और आपके कोड में एरर्स भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि कोड लिखते समय ही एरर्स हाईलाइट हो जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में शो होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने एरर्स को पहचान पाते हो और उनको उसी टाइम पर ठीक कर लेते हो, राइट। तो इसकी वजह से आपकी एरर्स भी रिड्यूस होते हैं, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो कोड एडिटर्स होते हैं कोड को लिखने में, कोड को एडिट करने में हेल्प करते हैं। तो हम एक तरीका तो ये कि हम कोड एडिटर्स को यूज करके अपना कोड लिख लें, और दूसरा वे है यूजिंग द आईडीई। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जितने भी टूल्स की नीड है वो ये आईडीई प्रोवाइड करते हैं। तो आपको किस तरह की टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आपके कोड को रन करता है। वैसे ये जो आईडी है कोड एडिटर्स की भी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बट कोड एडिटर्स के अंदर जो इंटरप्रेटर है, क्योंकि कोड एडिटर्स में भी हम रन करते हैं बट इंटरप्रेटर को हमें खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि जैसे कि हमारा जो पाइथन है जो हमने इंस्टॉल किया है वो कौन सी ड्राइव के कौन से फोल्डर में, वो पूरा पाथ आप यहाँ पर कोड एडिटर्स में खुद कॉन्फ़िगर करोगे, तब आपका कोड रन हो पाएगा। बट जब हम आईडी को इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने आप ही इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो आपको इंटरप्रेटर मिल जाता है, आपको डिबगर मिल जाता है। डिबगर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को स्कैन करके सभी एरर्स को हाईलाइट करता है और उनको फिक्स करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट है आपको प्रोजेक्ट मैनेजर मिल जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जितने भी टूल्स की नीड है उन टूल्स को प्रोवाइड करता है, राइट। वैसे ये सभी फैसिलिटीज आजकल कोड एडिटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। कोड एडिटर्स में आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, प्लगइन्स मिल जाएंगे, जिनको यूज करके आप आईडी वाली फीलिंग इन कोड एडिटर्स में भी ले सकते हो, राइट। और आईडी में आपको ये भी फायदा होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हो। अब ये एनवायरनमेंट क्या है वी विल अंडरस्टैंड दैट, बट आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स की जरूरत है, जैसे कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें जो पाइथन का ओल्ड वर्जन की आपको जरूरत है, सो वो ओल्ड वर्जन आप अपने इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऐड कर सकते हो, जो कि डिफॉल्ट एनवायरनमेंट या दूसरे एनवायरनमेंट से बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, राइट। सो एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो यूजिंग आईडी। इसमें फैसिलिटीज होती है जैसे कि पाइचार्म में आपको एक विंडो सेटअप मिलता है, उस विंडो सेटअप के थ्रू आप अपना एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो। नाउ इन द नेक्स्ट वे टू राइट कोड इज नोटबुक। नाउ नोटबुक इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग है, यानी इंटरेक्टिव मोड में आप नोटबुक्स में टाइप कर सकते हो। जैसे कि जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट शेल मोड ओपन होता है। वो शेल मोड बहुत इंटरेक्टिव होता है, इसलिए उस शेल मोड को हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। इंटरेक्टिव इन द सेंस दैट जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपके जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाता है नेक्स्ट लाइन में। ऐसे ही नोटबुक्स के अंदर भी आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है, राइट। बट ये नोटबुक शेल मोड से डिफरेंट होती है, क्योंकि शेल मोड के अंदर हम एक बार एंटर प्रेस करने के बाद प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स लिखी है उसमें मूव नहीं कर सकते, बट नोटबुक्स में कर सकते हैं। बट नोटबुक्स को यूज करने का सबसे जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि हम होल प्रोग्राम की जगह किसी भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। नाउ अभी तक आपने जो भी मोड यूज किया है, जैसे कि स्क्रिप्ट मोड हमने यूज किया है, या अगर हम कोड एडिटर्स यूज करें या फिर आईडी यूज करें, आपका पूरा जो प्रोग्राम है, से आपका प्रोग्राम 100 लाइंस का है, सारी 100 लाइंस ही एग्जीक्यूट होंगी। बट नोटबुक्स के अंदर आपने सपोज 100 लाइन का कोड लिखा है, से आपको सिर्फ
पर्टिकुलर 10 लाइन्स ही एग्जीक्यूट करानी है, तो आप उन 10 लाइन्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो, बाकी लाइन्स को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है। तो नोटबुक में ये फायदा होता है कि आप अपने कोड के किसी भी पार्ट को एग्जीक्यूट करा सकते हो और कितनी बार भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट। जिसकी वजह से ये जो नोटबुक्स है डेटा साइंस यानी डेटा को एनालाइज करने में, विजुअलाइजेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है। क्योंकि डेटा साइंस और विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डेटा के अंदर चेंज करके फिर उसका आउटपुट देखते हैं, उसका विजुअलाइजेशन देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, फिर डेटा में चेंज करेंगे, फिर उसका आउटपुट देखेंगे। तो हमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट करानी है, हमें पूरा होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कराना। तो उस केस में नोटबुक्स बेस्ट है। नाउ इसके अलावा आपके पास एक और तरीका होता है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स का यूज कर सकते हो। तो ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, यानी जैसे हम वेबसाइट ओपन करके वेबसाइट में काम करते हैं, वैसे ही इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप ब्राउजर में ओपन करके डायरेक्ट ऑनलाइन कोडिंग करोगे। ऐसे ही इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर कोडिंग करोगे। बट इन सभी को यूज करने के लिए आपको कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रहे, हम क्लाउड के अंदर ही कोडिंग कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव रैपलेट, गूगल कोलैब। अब ये जो गूगल कोलैब है ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बट इट इज जस्ट लाइक जुपिटर नोटबुक। बट ये जुपिटर नोटबुक में हमें एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना होता है, बट यहाँ पर हम क्लाउड में ही कोडिंग करते हैं। बट ये नोटबुक स्टाइल में हम कोडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने गूगल कोलैब को यहाँ पर भी मेंशन किया है। तो रैपलेट है आपके पास, प्रोग्रामीज है, कैगल के बारे में अगर आपने सुना हो तो कैगल है। तो ये सभी ऑनलाइन कोडिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को, लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लाउड में आप यूज करोगे, राइट। तो ये सभी वेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। बट आपका जो कोर्स है, करिकुलम है, उसके अंदर जुपिटर नोटबुक के बारे में बताया गया है, तो हम जुपिटर नोटबुक को सीखेंगे कि उसके अंदर कैसे कोड करते हैं। Now, इन में से आप कोई भी वे यूज करो, बट इन सब वेज को यूज करते समय कुछ इश्यूज है जो हम फेस करते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को सेट करना इतना स्मूथ नहीं होता इन सभी कोड एडिटर्स में। इन सभी में जैसे पाइचार्म है, ये हमें एक विंडो सेटअप देता है जिसके थ्रू फिर भी इजी है एनवायरनमेंट को सेट करना, बट बाकी के अंदर एनवायरनमेंट सेट करना इतना स्मूथ नहीं होता, आपको कमांड लाइंस यूज करनी पड़ती हैं। सेकंड, अगर आपको किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है और वी कैन से पैकेज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हमें किसी न किसी पैकेज की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप कोई डाटा साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डाटा साइंस के लिए हमें numpy, pandas, matplotlib इस टाइप की लाइब्रेरीज की नीड होगी, और वो डायरेक्ट हम पाइथन में यूज नहीं करते, पहले इन सभी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में, तब आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। तो इन सभी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कभी कभी तो प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम आ जाती है कि एक प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल हो गई है, दूसरे प्लेटफॉर्म में रन नहीं हो पा रही, लेट्स से मैक में नहीं हो पा रही या लिनक्स में नहीं हो पा रही है। दूसरा, कभी कभी ये लाइब्रेरीज की जो डिपेंडेंसीज है, यानी सपोज एक लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर रहे हो और वो लाइब्रेरी फर्दर किसी दूसरी लाइब्रेरी पर, दूसरी फाइल पर डिपेंडेंट है, और वो जो डिपेंडेंट फाइल है वो हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे सिस्टम में है नहीं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और से आप जिस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हो वो सी के अंदर बनी हुई है, और सी के कोड को रन करने से पहले कंपाइल करना होता है, तो कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, और कंपाइलर आपके सिस्टम पे नहीं है या इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है या उसकी दिक्कत है, तो कभी कभी हमें इन सभी इश्यूज को फेस करना पड़ता है ना। इन सभी इश्यूज से ओवरकम करने के लिए हमारे पास अब एक सोल्यूशन आता है, दैट इज एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज है जो स्पेसिफिकली पाइथन के लिए डिजाइन किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज का मतलब क्या है? इट्स अ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक बंडल है जिनको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मतलब आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जितनी भी लाइब्रेरीज की जरूरत है, किसी कोड एडिटर की जरूरत है, पाइथन की जरूरत है, वो सभी ये एनाकोंडा बंडल अप करके देता है आपको।
तो अगर आपने एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लिया तो आपको पाइथन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपके सिस्टम पर, और न ही आपको किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की जरूरत है, क्योंकि इस एनाकोंडा के साथ 150 के करीब लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। तो अगर आपको पांडा को, मैटप्लोट्लिब को इंस्टॉल करना पड़े तो हमें वो कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एनाकोंडा ना हो तो हमारे पास पिप नाम से एक इंस्टॉलर होता है, उसको यूज करके कमांड लाइंस होती है हर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की, हर लाइब्रेरी को स्पेसिफिकली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट हमें एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट दे देता है एनाकोंडा पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। और आपको अपने कोड को टाइप करने के लिए कोड एडिटर्स की जरूरत है, आईडीई की जरूरत है, तो वो एप्लीकेशंस भी इस एनाकोंडा के साथ इंस्टॉल्ड होती हैं, राइट। सो जुपिटर नोटबुक को भी आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एंड इनके साथ पैकेज मैनेजर आता है, उसको हम कोंडा कहते हैं। से अगर हमारे पास एनाकोंडा नहीं होता तो हम पिप को यूज करके इंस्टॉल करते हैं, बट अब हमारे पास कोंडा नाम से पैकेज मैनेजर है, इस कोंडा को यूज करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यू विल से दैट 150 ऑफ लाइब्रेरीज तो पहले से आती है, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत क्या है। एक्चुअली में जब हम अपना सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें अपने उस एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिकली इंस्टॉल करना होता है, तो हम इस कोंडा पैकेज मैनेजर को यूज करके कर सकते हैं। और इसमें भी आपको ज्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो एनाकोंडा का बेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड है लाइब्रेरीज, तो जितनी भी डिपेंडेंसी फाइल है आपकी लाइब्रेरी की और कंपाइलर्स की नीड है अगर किसी लाइब्रेरी में, वो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप बहुत स्मूथ तरीके से कोंडा को यूज करके अपने एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर पैकेज को, लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हो, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, it gives us GUI interface, graphical user interface, जिसको हम एनाकोंडा नेविगेटर कहते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि जुपिटर, स्पाइडर, इनको लॉन्च करने में हेल्प करता है। और पैकेज मैनेजर जिसे हम कोंडा कहते हैं, वो भी ग्राफिकली मैनेज किया जा सकता है। जैसे पिप में हमारे पास सिर्फ कमांड लाइन का ऑप्शन है, आप कमांड्स यूज करके इंस्टॉल करोगे लाइब्रेरी को, राइट। बट नेविगेटर हमें ग्राफिकल इंटरफेस देता है, जिसकी हेल्प से हम अपने पैकेजेस को भी इजिली मैनेज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और से अगर आप कमांड लाइन ही यूज करना चाहते हो तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आता है, इसके अंदर कमांड्स को यूज करके भी हम पैकेजेस को, एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स, बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेजेस, अगर हमें पाइथन से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, वी प्रेफर टू यूज एनाकोंडा, क्योंकि एनाकोंडा यूज करके हमें एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने का। सो लेट्स सी एनाकोंडा को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। बट एनाकोंडा को इंस्टॉल करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। मैं अभी तक एनवायरनमेंट वर्ड यूज कर रही थी। सो प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में ये एनवायरनमेंट क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। से 11th क्लास में एक ही क्लास के अंदर कुछ बच्चों ने बायो को ऑप्ट किया हुआ है, कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस है, कुछ ने आर्ट एंड क्राफ्ट ऑप्शन चूज किया हुआ है, राइट। तो अब ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करना है। अगर इन सभी तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को हम एक ही रूम में बिठा देंगे तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल करने के लिए जो आइटम्स हैं सभी के डिफरेंट हैं, और हो सकता है कुछ आइटम्स सेम भी हो। तो अब अगर एक ही रूम में बिठा देंगे तो एक मैस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि एक दूसरे के आइटम चूज कर लें, तो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बट अगर इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को अगर हम सेपरेट एनवायरनमेंट दे दें, जैसे बायो के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी लैब बना दी, सो बायो से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल है तो उस बायोलॉजी लैब में आपको सभी आइटम्स उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड मिलेंगे। और ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस लैब है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है। तो इस तरीके से हमने सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट वर्क स्पेस क्रिएट कर दिया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। सो प्रोग्रामिंग में भी हम एक आइसोलेटेड वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। से आपको डेटा साइंस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको पाइथन के लेट्स से किसी स्पेसिफिक वर्जन की जरूरत है, किसी लाइब्रेरीज की जरूरत है, तो उन सभी को हम अपने इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेपरेट वर्क स्पेस बन गया जो बाकी प्रोजेक्ट से आइसोलेटेड रहेगा, सेपरेट रहेगा, राइट। ऐसे ही हम कितने भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। से मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई गेम डेवलप कर रहे हैं
तो उसके लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज एनवायरमेंट। नाउ जब हम एनाकोंडा डाउनलोड करते हैं तो एनाकोंडा हमें एक डिफॉल्ट एनवायरमेंट देता है, उसको हम बेस बोलते हैं। तो जब आप डाउनलोड करोगे एनाकोंडा को, तो अगर आप कमांड लाइन में जाओगे तो आप देखोगे जहां पर एनाकोंडा इंस्टॉल होगा वहां उसके आगे बेस लिखा होगा। ये बेस बताता है कि यहाँ पर एनाकोंडा इंस्टॉल है और ये बेस एनाकोंडा का डिफॉल्ट एनवायरमेंट है। तो इस डिफॉल्ट एनवायरमेंट के अंदर भी कुछ टूल्स एडेड होंगे। तो इस डिफॉल्ट एनवायरमेंट के अंदर जो भी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल होता है, जुपिटर, स्पाइडर, इस तरह की आईडी इंस्टॉल्ड होती हैं, numpy, pandas, you can see hundreds of libraries ये प्री इंस्टॉल्ड देता है, राइट। तो उस बेस एनवायरमेंट में आपको ये सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप एनाकोंडा डाउनलोड करोगे तो डायरेक्ट आप बेस एनवायरमेंट को यूज करके अपनी कोडिंग कर सकते हो। बट जब हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम अपना एक सेपरेट एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। सेपरेट एनवायरमेंट क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो यूजिंग द प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक प्रॉम्प्ट भी आता है, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन, यानी आप वहां पर कमांड्स लिखकर फिर अपने एनवायरमेंट को मैनेज कर सकते हो। या फिर आप कंप्यूटर से अपने CMD यानी जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है वहां पर जाकर भी आप अपने कमांड्स के थ्रू एनवायरमेंट को मैनेज कर सकते हो उस सेम पर्टिकुलर ड्राइव में जाकर जहां पर एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, राइट। और सबसे इजी तरीका है नेविगेटर यूज करना, ये ग्राफिकल इंटरफेस है, इसके थ्रू भी हम अपना एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एनवायरमेंट। नाउ लेट्स सी हम एनाकोंडा को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो वेब ब्राउजर में आप यहाँ पर गूगल में एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे एंड देन यू क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक जो ऑफिशियल anaconda.com से है। नाउ आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पर यू कैन सी फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, बट अगेन फ्री डाउनलोड के ऑप्शन में आपको रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन स्किप करना चाहते हो यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन स्किप रजिस्ट्रेशन। नाउ उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है आपको डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करना है या फिर मिनी कोंडा। नाउ अगर आप मिनी कोंडा डाउनलोड कर लोगे तो आपको ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलेगा, और जो हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज आपको प्री इंस्टॉल्ड आती हैं वो भी इसमें इंस्टॉल्ड नहीं होंगी क्योंकि ये मिनी वर्जन है। तो इसमें आपको लाइब्रेरीज अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और सब कुछ कमांड लाइन से करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफिकल इंटरफेस भी नहीं है ये। इसलिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन है उसको ओपन करेंगे। सो मेरे सिस्टम पे विंडोज है तो ऑटोमेटिकली विंडोज के लिए डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका सिस्टम मैक होगा तो मैक का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो मैक के लिए, नेक्स्ट के लिए। नाउ वी क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि हैवी फाइल है, इसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। नाउ हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है, हम यहाँ पर ये जो exe फाइल है इसको डायरेक्ट रन करेंगे। ओपन दिस फाइल हियर। नाउ ये हमारा सेटअप ओपन हो गया है। वी क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन, वी एग्री दिस डॉक्यूमेंट। सो ऑल यूजर्स के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, देन वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ना अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर स्पेस जो चाहिए इस एनाकोंडा को 5 GB का स्पेस चाहिए। तो आप जो भी ड्राइव चूज करो आपको ये ध्यान रखना है कि उस ड्राइव में उतना स्पेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ड्राइव चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पर डी ड्राइव को चूज करती हूँ। डी ड्राइव में एक फोल्डर है टेकमाइंड्स ट्यूटर, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड देन वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड हम यहाँ पर सभी ऑप्शंस को चेक कर देंगे। देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल ऑप्शन। नाउ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। सो अगेन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू कैन सी हैवी फाइल है, ये 5 GB का स्पेस लेता है तो सेटअप करने में भी टाइम लगेगा। तो देखा जाए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इस एनाकोंडा को इंस्टॉल करने में, तो आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा इसे इंस्टॉल करने में। नाउ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, हमें अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। देन अगेन वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। तो हमें इसे फिनिश करने के बाद एनाकोंडा नेविगेटर को लॉन्च करना है, तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टार्ट मेन्यू से भी नेविगेटर को ओपन कर सकते हो। सो अभी हम सीधा नेविगेटर को ओपन करेंगे तो हम इस चेकबॉक्स को टिक रहने देंगे एंड देन वी क्लिक ऑन द फिनिश बटन।
राइट। अब एनाकोंडा नेविगेटर को लॉन्च होने में टाइम लगेगा, तो अभी हम इन सभी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज कर देते हैं। सो एनाकोंडा एक हैवी फाइल है, सो जब भी हम एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करते हैं तो ये हमेशा टाइम लेता है। अब हमारा नेविगेटर लॉन्च हो गया है। सो दिस इज आवर नेविगेटर विंडो। सो आप यहाँ पर देख सकते हो होम बटन सिलेक्टेड है, और होम बटन में ये सभी एप्लीकेशंस दी हुई है। So you can see here, ये जुपिटर नोटबुक है, इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो यू कैन सी जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होंगी इस नेविगेटर, सो जो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड होंगी उनके नीचे लॉन्च लिखा होगा। बट इफ यू सी हेयर, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस के नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड नहीं है, बट ये नेविगेटर आपको फैसिलिटी देता है, आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो बहुत इजीली इस नेविगेटर के थ्रू। तो अभी तो हमें सिर्फ जुपिटर नोटबुक में काम करना है, वो प्री इंस्टॉल्ड आती है। और आप यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हो ऑल एप्लीकेशंस ऑन बेस रूट। मैंने आपको बताया था एनाकोंडा का जो बाय डिफॉल्ट एनवायरनमेंट होता है वो बेस होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट बेस एनवायरनमेंट में ये सभी एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। सो यू कैन सी ये जो स्पाइडर है, सो ये भी एक आईडी है, इसमें कोडिंग कर सकते हैं, ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो। VS कोड में आपको काम करना है वो भी लॉन्च कर सकते हो, बट अभी हमें जुपिटर नोटबुक सीखना है तो हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे। नाउ जुपिटर लॉन्च बुक जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये ब्राउजर में ओपन होगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो आपका ब्राउजर ओपन होगा या जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ओपन हो जाएगी। यू कैन सी हियर लोकल होस्ट, ये लोकल सर्वर है। सो दिस इज द फर्स्ट विंडो, यहाँ पर ये सभी फोल्डर्स दिए हुए हैं। अब हमें जुपिटर में काम करने के लिए एक फाइल चाहिए। अब जुपिटर में हम जिस फाइल के अंदर काम करते हैं उसे हम नोटबुक कहते हैं, क्योंकि जुपिटर एक नोटबुक है, तो हमें नोटबुक ओपन करनी है। या तो हम अपना एक नया फोल्डर यहाँ पर अपना क्रिएट करके उसके अंदर नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस रूट फोल्डर के अंदर नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इनमें से किसी फोल्डर के अंदर जाकर फिर उसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट हम अपना एक नया फोल्डर बनाएंगे। नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर राइट साइड में न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, तो हम इस न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर 9th एंड 10th पाइथन नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। जो हम बेसिक से एडवांस पाइथन की सीरीज है, तो उसी नाम से हम फोल्डर बनाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये फोल्डर नंबर से स्टार्ट हो रहा था, तो यू कैन सी दिस फोल्डर ऑन द टॉप। तो इस फोल्डर को ओपन करेंगे हम। यू कैन सी हियर अभी इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है। अब हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, राइट। जुपिटर नोटबुक इज ऑल्सो ए फाइल, बट हम हमेशा इसे फाइल ना कहके नोटबुक बोलेंगे। तो अब हमें अपनी न्यू नोटबुक ओपन करनी है जिसमें हम कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द नोटबुक ऑप्शन। जैसे ही हम नोटबुक पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी। सो दिस इज अवर नोटबुक, यहाँ पर हमें अपनी कोडिंग लिखनी है। और यू कैन सी हियर ये जो जहां हमें कोडिंग करनी है ये एक सेल की तरह है। अगर आपने एक्सेल में काम किया हो तो एक्सेल में जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं, तो यहाँ पर भी ये बॉक्स है, इस बॉक्स को भी हम सेल बोलेंगे। तो इस सेल के अंदर हम कोडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर फर्स्ट कोड। हम यहाँ पर लेट्स से मैं हेलो प्रिंट कराती हूँ, राइट। सो दिस इज अवर कोड। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यू कैन सी हम सेम सेल के अंदर है। एंटर प्रेस करते ही हम उसी सेल में है और हम दूसरा कोड भी लिख सकते हैं। तो अब फिर से अगेन प्रेस एंटर करेंगे, सेम सेल में है, तो इस सेल के अंदर हम कितना भी कोड लिख सकते हैं। आप चाहो तो पूरा प्रोग्राम इस सेल के अंदर लिख सकते हो, बट अगर एक ही सेल के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो ये हमारी स्क्रिप्ट मोड की तरह हो जाएगा, यानी जब हम इस सेल को रन करेंगे तो सारा का सारा कोड एक साथ रन होगा। सो इस वजह से तो हम जुपिटर नोटबुक को यूज नहीं करते, तो हम सेपरेट सेल में काम करेंगे। तो अगर दूसरे सेल में हमें कोडिंग लिखनी है, दूसरा सेल क्रिएट करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इस सेल के एंड में ही यू कैन सी एक बॉक्स है, उसके ऊपर प्लस है, फिर बॉक्स है उसके नीचे प्लस है, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ऊपर सेल क्रिएट करना है, वी क्लिक दिस ऑप्शन, हमारा ऊपर सेल क्रिएट हो गया। और लेट्स से वापस सेल पे क्लिक करती हूँ
और नीचे सेल क्रिएट करना है इस सेल के, तो इस डाउन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, राइट। सो आप इस तरीके से भी सेल क्रिएट कर सकते हो, आप कितने भी सेल क्रिएट कर सकते हो। और सेल को डिलीट करने के लिए लास्ट में डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर ये जो मेन्यूज है, मेन्यू बार के नीचे शॉर्टकट्स आइकन दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो प्लस साइन है, इस प्लस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे नया सेल क्रिएट हो जाएगा, राइट। फिर से प्लस क्लिक करेंगे, नया सेल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सेल क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको दूसरा ऑप्शन देखना है तो एक ऑप्शन ये होता है, हम इन सेल्स को पहले डिलीट कर देते हैं। और एक तरीका ये कि हम इसको रन कराना चाहते हैं, फिर दूसरे सेल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। तो एक तो अगेन यहाँ पर मेन्यूज के नीचे जो शॉर्टकट्स आइकन दिए हुए हैं, इन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये रन के लिए दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा और हम नेक्स्ट सेल पर भी मूव हो जाएंगे, राइट। आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर लेट्स से मैं अगेन यहाँ पर कुछ कोड लिखती हूँ, राइट। हम दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का। कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो हम इसको इस सेल को रन भी करा दिया और हम नेक्स्ट सेल पे भी मूव कर गए। और आप ध्यान से देखो, जब भी हम सेल को रन कराते हैं, इस सेल के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं कि ये जो सेल है ये एक कोड सेल है, मतलब यहाँ पर हम अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। और जब हम रन कराते हैं इसमें एक नंबर इंसर्ट हो जाता है, यू कैन से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। जितनी बार भी हम सेल को रन कराते हैं उतनी बार ये नंबर इंक्रीज होता रहता है। से इस सेल को मैं दोबारा रन कराती हूँ, अगेन ये 3 हो गया है, फिर से जाऊंगी, फिर रन करा दिया, 4 हो गया है। तो ये नंबर बताता है कि कितनी बार आपने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर रन कमांड को एग्जीक्यूट किया है। तो यू कैन सी द मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स मैं एग्जीक्यूट करा चुकी हूँ, चाहे मैंने पूरा कोड एग्जीक्यूट कराया हो, चाहे एक पर्टिकुलर सेल एग्जीक्यूट कराया हो, राइट। सो ये नंबर इंक्रीज होता रहता है जब हम बार बार रन कमांड यूज करते हैं। तो एक तो तरीका ये है शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर से हमारा एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और हम नेक्स्ट सेल में भी मूव हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है यहाँ पर रन का ऑप्शन दिया है, आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। और लेट्स से मुझे कुछ भी रन नहीं कराना, मुझे सेम सेल पर रहना है। से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ, इस वेरिएबल में मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करती हूँ, राइट। अब एंटर किया, सेम सेल में हमने इसका टाइप देखना चाहा कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, राइट। अब इस केस में मुझे टाइप जो है वो चेक करना है, बट नेक्स्ट सेल में मूव नहीं करना। तो उस केस में हम रन कराना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाहते हैं, बट नेक्स्ट सेल में नहीं जाना चाहते। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो ये सेल एग्जीक्यूट हो गया है, बट हम सेम सेल पर है। यू कैन सी द ब्लू बॉर्डर लाइन, यानी सेम सेल सिलेक्टेड है बट नेक्स्ट सेल हम मूव नहीं कर सकते। अब आप सोच सकते हो कि इसके नीचे सेल नहीं है इसलिए हम नए सेल में नहीं जा रहे, बट ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे हमारे ऑटोमेटिकली नया सेल क्रिएट हो जाता है, बट वी वांट दैट कि हम इसी सेल में रहें। और इस बार हम डाटा चेंज करते हैं, इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं एंड देन हम देखना चाहते हैं अब इसका टाइप क्या होगा। देन कंट्रोल प्लस एंटर, तो हमने डेटा चेंज किया और इसका आउटपुट देखा, ये स्ट्रिंग क्लास का है। ओके, अगेन हमें सेम सेल के अंदर जाना है और यू कैन सी अभी ये सेल सिलेक्टेड है बट एडिटिंग मोड में नहीं है। आप देख सकते हो ये ग्रे कलर आ रहा है, ग्रे कलर का मतलब है हम एडिटिंग मोड में नहीं है, हम सेल के अंदर नहीं है बट सेल सिलेक्टेड है। तो अंदर जाने के लिए, एडिट करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो हम एडिटिंग मोड में जाएंगे और इसमें चेंज कर सकते हैं। इस बार फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखते हैं, राइट। और अगेन कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं, अगेन इसका आउटपुट देखा ये फ्लोट टाइप का है, राइट। सो जब हम एडिटिंग मोड में होते हैं, एंटर प्रेस किया तो ये व्हाइट कलर का सेल हो जाता है। और जैसे ही हमने इसे रन किया कंट्रोल एंटर, तो इसका आउटपुट हमें मिल गया बट एक ग्रे मोड में, यानी सिलेक्शन मोड में, राइट। तो कंट्रोल प्लस एंटर से हम सेम सेल में रहते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं, फिर उसे चेंज करेंगे फिर आउटपुट देख सकते हैं। तो आप नए सेल के अंदर मूव नहीं करोगे, राइट। सो यू हैव लर्न, हम रन करा सकते हैं इस आइकन के थ्रू और शिफ्ट प्लस एंटर के थ्रू, बट उससे हम नए सेल में मूव हो जाते हैं।
उससे बचने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर चूज कर सकते हैं, जिससे हम सेम सेल में रहते हैं, राइट। और अगर आपको माउस का यूज करना है तो यहाँ पर रन कमांड में जाकर यहाँ पर यू कैन सी कंट्रोल प्लस एंटर के सामने रन सिलेक्टेड सेल एंड डू नॉट एडवांस, यानी अगर आपको किसी दूसरे सेल में मूव नहीं करना है तो इस ऑप्शन पर भी चूज कर सकते हो, राइट। तो आपका जो कोड है वो रन भी हो जाएगा और आप उसी सेल पर भी रहोगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज से मुझे इन सभी का आउटपुट रिमूव करना है, तो उसके लिए आप एडिट में जाओगे, एडिट मेन्यू में, और यहाँ पर क्लियर सेल आउटपुट है, इस पे क्लिक करेंगे। और मुझे सारा आउटपुट डिलीट करना है तो एडिट में जाएंगे और क्लियर आउटपुट ऑफ ऑल सेल्स, तो सभी का आउटपुट रिमूव हो गया है, राइट। बट अगर आप इसे रन करोगे दोबारा से, यू कैन सी यहाँ पर 11 नंबर है। आउटपुट रिमूव करने से भी यहाँ पर मेमोरी रहती है कि आप कितनी बार इसे एग्जीक्यूट करा चुके हो, राइट। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जब हमारे सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, 3-4 सेल्स हमारे बन गए हैं, तो हम एरो की यूज करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। बट एरो की से कभी भी नया सेल क्रिएट नहीं होता है, राइट। जो सेल्स क्रिएटेड है उन्हीं में आप मूव कर सकते हो। लेट्स से मैं इस सेल में कुछ एडिट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ इंटीजर नंबर पुट किया। अब मुझे ऊपर वाले सेल में जाना है और आप एरो की से मूव कर सकते हो, राइट। यू कैन सी एडिटिंग मोड में थे हम, व्हाइट सेल था, हम ऊपर मूव हुए, अगेन वो एडिटिंग मोड में ऊपर गए और हम यहाँ पर से इसी वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, राइट। नाउ आप देख सकते हो मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ, बट ये वेरिएबल तो इसके नीचे बना हुआ है। ऐसा तो नहीं होता पाइथन में, पहले हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, उसके बाद हम प्रिंट करा सकते हैं, राइट। सीरियल में कोड होना चाहिए। बट अगर हम इसे रन कराएं, वापस ऊपर वाले कोड में जाते हैं, तो मैं अभी एरो कीज यूज कर रही हूँ। सो एरो अप एंड डाउन से आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, बट इससे सेल क्रिएट नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब मैं यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट कराती हूँ, मैं कंट्रोल प्लस एंटर यूज करती हूँ। यू कैन सी कोई एरर नहीं मिला, ए का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस इज, यू कैन सी यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 12, ये 11, और उससे भी पहले हम इस सेल को भी एग्जीक्यूट करा चुके हैं। तो ए को डिस्प्ले करने से पहले आपने जहां पर डिफाइन किया उसको एग्जीक्यूट करा चुके हो, तो वो इंटरप्रेटर की मेमोरी में है कि हाँ एक ए नाम से वेरिएबल बना हुआ है, तो अब उस ए को प्रिंट कर सकता है। बट से मैं इस सेल में बी को क्रिएट करती हूँ और इसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करती हूँ, से जुपिटर स्टोर करती हूँ, जुपिटर नोटबुक। नाउ नाउ इस सेल को मैं एग्जीक्यूट नहीं कराती, वापस उस सेल पे जाती हूँ और यहाँ पर इस सेल के ऊपर जहां ए मैंने प्रिंट किया है, यहीं पर मैं बी को प्रिंट कराती हूँ। तो अभी ये जो बी है, जहां पर हमने बी डिफाइन किया, बी नीचे डिफाइन किया, बट हमने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो इंटरप्रेटर की मेमोरी में बी है नहीं। और अब अगर हम इसे रन कराएंगे कंट्रोल प्लस एंटर, तो वी हैव गॉट द नेम एरर। तो ये जो नेम बी आप यूज करो दैट इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हम इस बी को एग्जीक्यूट कर दें कंट्रोल प्लस एंटर और अब वापस जाकर सेम इस सेल को एग्जीक्यूट करें कंट्रोल प्लस एंटर, तो यू कैन सी इस बार हमें एरर नहीं मिला, अब हमें इसका रिजल्ट मिल गया है, राइट। बी की वैल्यू क्या है? जुपिटर नोटबुक। तो इस तरीके से भी हम नोटबुक में कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो, बट दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, आप ऐसा मत करना। अपने कोड को सीरियल वाइज ही लिखना, जैसे कि हम स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं, राइट। इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बट जुपिटर बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं कि कहीं पर भी डाटा के अंदर चेंज करके उसका आउटपुट देखे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो कुछ पर्टिकुलर सेल्स को ही बार बार आप री एग्जीक्यूट करा रहे हो, री रन करा रहे हैं और उसका आउटपुट देख रहे हैं। सो हो सकता है हम आउट ऑफ ऑर्डर भी हमने कोड लिखा हो और उसको चेंज, उसके अंदर चेंज करके फिर उसका आउटपुट देख रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। बट जब आप कोड लिखोगे तो आप सीरियल में ही कोड लिखना, राइट। राइट, सो दिस इज हाउ हम जुपिटर के अंदर कोड करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इन सभी सेल्स को हम यूज कैसे करते हैं। नाउ वन थिंग मोर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नोटबुक है, इसका नाम नोटबुक क्यों रखा गया है? क्योंकि हम जैसे अपनी नोटबुक में काम करते हैं, हम अपनी नोटबुक में कैसे करते हैं, जैसे अगर टीचर पढ़ा रहा है कोड को, तो आप क्या करोगे? आप अपनी नोटबुक के अंदर पहले कुछ हेडिंग लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे, एंड देन फिर कोड लिखोगे,
फिर देन कोड लिखोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, फिर कोड लिखोगे। अगर कोई डिफिकल्ट कोड है उसका आउटपुट भी आपको दिखाना है नोटबुक के अंदर ताकि समझ में आ जाए कि इस कोड का आउटपुट क्या है, तो आउटपुट भी लिख सकते हो। सेम उसी तरीके से इस नोटबुक में भी हम कर सकते हैं। तो अब इस नोटबुक में कोड तो इस तरीके से लिखते हैं, बट अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो वो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए से मैं यहाँ पर एक और सेल क्रिएट करती हूँ। मुझे यहाँ पर कोड नहीं लिखना, टेक्स्ट लिखना है, बट किसी भी सेल के सामने अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बताते हैं कि ये जो है एक कोड सेल है, बट मुझे अभी कोड नहीं लिखना, नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए ऊपर जो ये शॉर्टकट्स आइकन्स बने हुए हैं यहाँ पर कोड के अंदर मार्कडाउन चूज करोगे। तो मार्कडाउन से ये जो सेल है मार्कडाउन सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब वापस कोड करना है आपको, तो ये कोड में कन्वर्ट हो गया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है अब आप इस सेल में कोड लिख सकते हो, ये एक कोड सेल है। बट जैसे ही आप इसे मार्कडाउन में कन्वर्ट करते हो अब ये मार्कडाउन टेक्स्ट है, यानी यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ वी वर्क इन नोटबुक। अब इसे हम लेट्स से मैं शिफ्ट प्लस एंटर करती हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो गया और कोई एरर भी नहीं मिला और नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसे मार्कडाउन टेक्स्ट क्यों बोलते हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जैसे HTML लैंग्वेज में मार्कअप लैंग्वेज होती है, हम किसी भी टेक्स्ट को एज ए मार्कअप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, यानी उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं यूजिंग मार्कअप टैग्स। वो हम इसमें भी कर सकते हैं। सेम मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर अगर HTML टैग यूज करूं, B फॉर बोल्ड। अगर आपने HTML पढ़ा हो तो ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और इसके बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो बोल्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हो जो जुपिटर नोटबुक है ब्राउजर के अंदर ओपन हुई है, तो ब्राउजर के अंदर ओपन है तो जो HTML टैग्स है यानी मार्कअप जो टैग्स है ये काम करेंगे। सो लेट्स रन इट एंड चेक इट। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं, सो यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट है बोल्ड हो गया, राइट। सो इस तरीके से फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी हम इस नोटबुक में लिख सकते हैं। सो से मुझे ऊपर जाना है और इससे ऊपर एक और सेल क्रिएट करना है ताकि हम हेडिंग में कुछ नोट्स लिख पाए, हेडिंग लिख पाए। तो उसके लिए एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर ये जो आइकन है इसको यूज करो, बट आपको अगर कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में अगर हम A प्रेस करते हैं तो उससे ऊपर सेल क्रिएट होता है जो सिलेक्टेड सेल है, अगर हम B प्रेस करते हैं तो सिलेक्टेड सेल के नीचे सेल क्रिएट होता है। तो अभी राइट में अगर मैं A प्रेस करूंगी तो A तो टाइप हो जाएगा, B प्रेस करूंगी B भी टाइप हो जाएगा। तो फिर सेल कैसे क्रिएट होता है? जब हम इस सेल से बाहर जाते हैं, यानी अभी तो हम एडिटिंग मोड में हैं, अगर हम एस्केप की प्रेस कर दें तो यू कैन सी एडिटिंग मोड से बाहर आ गए हैं बट हम सेम सेल पे हैं। अब इस टाइम पर अगर हम शॉर्टकट्स यूज करेंगे, ए अबाउट सेल क्रिएट हो गया, एरो की उसी में नीचे गई, अब ये जो सिलेक्टेड सेल है इसके नीचे भी सेल क्रिएट करना है तो हम बी प्रेस करेंगे तो नीचे सेल क्रिएट हो गया, राइट। नाउ अब ये सेल जो सिलेक्टेड है से ये जो सेल है ये कोड सेल है बट मुझे मार्कअप में कन्वर्ट करना है यूजिंग कीबोर्ड, तो उसके लिए एम प्रेस करेंगे तो यू कैन सी वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो हट गए हैं। और वापस अगर कोड में कन्वर्ट करना है तो वाई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो अगेन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए हैं। एम प्रेस करते ही ये मार्कडाउन टेक्स्ट बन गया, वाई प्रेस करते ही ये कोड सेल बन गया, एम प्रेस करते ही मार्कडाउन सेल बन गया और वाई प्रेस करती है ये कोड सेल बन गया, राइट। सो इस तरीके से हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं, बट ये तभी काम करेंगे अगर इससे पहले आपने एस्केप की प्रेस की है तो, राइट। अगर आप एडिटिंग मोड में हो, अब एडिटिंग मोड में जाने के लिए से मुझे इसे मार्कडाउन सेल बनाना है तो मैं एम प्रेस करती हूँ और यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखना है तो सेल के अंदर जाने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर से हेडिंग लिखती हूँ, so this is my first program in Jupyter Notebook, right? तो बी से बोल्ड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार भी यूज कर सकते हो। अगर हम टेक्स्ट के आगे और पीछे स्टार करें तब भी वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, राइट। नाउ वी प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर तो हमारा जो टेक्स्ट है बोल्ड हो गया और हम नेक्स्ट सेल में भी आ गए। तो इस तरीके से आप
नोटबुक स्टाइल में अपनी कोडिंग कर सकते हो। मुझे यहाँ पर भी कुछ लिखना है, मुझे मार्कडाउन बनाना है, एस्केप की प्लस की एम लिखा, एंटर प्रेस करते ही अंदर चले गए। आप लिख सकते हो दिस इज लाइक आई एम वर्किंग इन अ नोटबुक, राइट। और मैंने एंटर प्रेस किया, वाओ, राइट। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लाइन है एंटर प्रेस करके लिखी है, बट जैसे ही आप एंटर करके नेक्स्ट एंटर करेंगे तो हम सेम सेल में रहेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करके नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो दो लाइंस में हमने टेक्स्ट लिखा था वो सेम लाइन में ही डिस्प्ले हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये मार्कअप टेक्स्ट है, तो नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को लाने के लिए यहाँ पर मैंने अभी माउस से अंदर गई हूँ, अदरवाइज आप एंटर प्रेस करके भी एडिटिंग मोड में जा सकते हो। BR टैग यूज करेंगे, अगर आपने पढ़ा हो ब्रेक टैग हम यूज करते हैं न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए। नाउ वी प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर, अब आप देख सकते हो जो ब्रेक टैग के बाद टेक्स्ट लिखा था वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हुआ, राइट। तो इस तरीके से हम जुपिटर नोटबुक में काम करते हैं। और अगर अभी हमने ये फाइल सेव नहीं किया है, हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं सेव नोटबुक एज। और अगर आपको अपनी फाइल जब हम सेव करेंगे सेव नोटबुक एज, तो हमें यहाँ पर अपनी फाइल का नाम भी दे सकते हैं। ये फोल्डर है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं और ये अनटाइटल्ड नाम से फाइल है। और आप चाहो तो यहाँ पर ये जो फाइल नेम लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, इस पर क्लिक करके भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। फर्स्ट प्रोग्राम नाम से मैं फाइल बनाती हूँ और आप देख सकते हो ये जो नोटबुक है इसका जो एक्सटेंशन है IPYNB है, जबकि नॉर्मली जब हम स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन PY होता है, बट यहाँ पर IPYNB है। सो NB स्टैंड फॉर नोटबुक, I मींस इंटरेक्टिव, PY पाइथन, सो इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, तो इसलिए इसका जो एक्सटेंशन है ये है। नाउ वी रीनेम दिस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम चेंज हो गया, राइट। नाउ अब अगर हम इसे क्लोज करें तो आप देख सकते हो जो फोल्डर हमने ओपन किया था 9th-10th बेसिक पाइथन, उसके अंदर ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारी जो नोटबुक है क्रिएट हो गई। अब इसको वापस खोलना है, इस पे क्लिक कर दो और वी हैव द सेम कोड, राइट, हमारा कोड सेव हो गया। तो इस तरीके से हम नोटबुक में काम कर सकते हैं। तो आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, जब हम नोटबुक में काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कर्नल कौन सा चूज किया। कर्नल मतलब अभी आप किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो। तो अभी तो हमने कोई भी एनवायरमेंट क्रिएट नहीं किया, तो जो डिफॉल्ट एनवायरमेंट है एनाकोंडा का दैट इज IPY कर्नल। इसमें यहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ है बट ये हमारा बेस एनवायरमेंट है IPY कर्नल, राइट। सो ये जो बेस एनवायरमेंट है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में जाकर इस एरो की में यहाँ पर ये जो स्टार्ट पाइथन कर्नल है इसके अंदर जो भी डिफॉल्ट एनवायरमेंट आ रहा है IPY कर्नल आ रहा है अभी, इसको चूज करेंगे एंड देन सिलेक्ट करेंगे, राइट, एंड देन उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करेंगे। बट ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है जो भी डिफॉल्ट कर्नल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें अपना एनवायरमेंट क्रिएट करना है, कि मैं अपना एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ और उसमें कोडिंग करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम ये जुपिटर नोटबुक बंद करते हैं। दिस इज अवर एनाकोंडा नेविगेटर। अब यहाँ पर होम के नीचे एनवायरमेंट टैब है, हम इसमें जाएंगे और वी कैन सी हमारा जो डिफॉल्ट एनवायरमेंट है वो बेस है। अब मुझे अपना एनवायरमेंट क्रिएट करना है। बट अगर आप देखोगे इस बेस एनवायरमेंट को अगर हम देखें एक बार, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस ये हैं और नॉट इंस्टॉल्ड ये हैं। लेट्स से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में numpy है या नहीं, हम यहाँ पर numpy सर्च करते हैं तो यू कैन सी numpy इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर चेक मार्क आ रहा है। ओके, पांडा इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो पांडास भी इंस्टॉल्ड है, किसमें, बेस एनवायरमेंट में। और लेट्स से मैं यहाँ पर टेंसर फ्लो चेक करती हूँ तो ये तो नहीं है, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, तो टेंसर फ्लो बेस एनवायरमेंट में नहीं आती है, तो कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आती है। अब बट ऐसा नहीं कि हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, यहाँ पर अनइंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में जाओ जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है और यहाँ पर अगर हम टेंसर फ्लो चूज करें तो यू कैन सी हियर ये टेंसर फ्लो, इसको
टिक करके हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी, बट ये कहाँ इंस्टॉल होगी? इस बेस एनवायरनमेंट में। नाउ हमें यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, हम अपना सेपरेट एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये जो क्रिएट है इस पे क्लिक करेंगे। वैसे आप बेस एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम लार्ज एप्लीकेशंस में काम करते हैं तो हम अपना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेट्स से मुझे डेटा साइंस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो नाम मैं कुछ ऐसा रख सकती हूँ, ds.environment, राइट। और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको अपने एनवायरनमेंट के लिए पाइथन का कौन सा वर्जन चाहिए। तो यहाँ से आप पाइथन का वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। करंटली जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिलेक्टेड है, बट अगर आप किसी ओल्डर वर्जन में काम करना चाहते हो तो यहाँ से ओल्डर वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लेटेस्ट वर्जन के साथ जाएंगे। और अगर आप आर लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो आर लैंग्वेज का वर्जन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली जो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाइथन एंड आर लैंग्वेज के लिए है, राइट। सो वी हैव चोजन द पाइथन वर्जन, देन वी क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। अब हमारी जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें 21 पैकेजेस हैं, क्योंकि हमने इसमें पाइथन इंस्टॉल किया था, तो पाइथन की जितनी भी डिपेंडेंट फाइल होंगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी। नाउ लेट्स चेक दैट कि इसमें numpy है या नहीं, क्योंकि numpy चाहिए हमें डेटा साइंस के लिए, तो numpy इसमें है नहीं। तो we click on the not installed application and we will search the numpy. So if you see here we have the numpy. तो हम इस numpy ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। We will choose this option and then we click on this apply button. So ये सभी पैकेजेस numpy के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, तो हम अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। सो नाउ ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। सो अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ से numpy हटाते हैं और लेट्स सी इन द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। और अब अगर हम यहाँ पर सर्च करें numpy, तो नाउ यू कैन सी numpy, और बाकी की जो फाइल है इस numpy की डिपेंडेंसीज फाइल है, तो वो भी इसके साथ इंस्टॉल तो होंगी। सो वी कैन सी हमने numpy लाइब्रेरी को कितना इजीली अपने इस एनवायरनमेंट में ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप बाकी लाइब्रेरीज जैसे मैटप्लोट्लिब, पांडास वो भी ऐड कर सकते, राइट। बट अभी हम पाइथन लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लर्निंग एंड टीचिंग के लिए ये जो बेस एनवायरनमेंट है दैट इज इनफ। बट अब अगर आपको कोई स्पेसिफिकली एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तब हम अपने सेपरेट एनवायरनमेंट में काम करेंगे। लार्ज एप्लीकेशन में हम सेपरेट एनवायरनमेंट क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि हमारा जो बेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर ही कोंडा भी इंस्टॉल्ड है, तो हमें कोंडा करप्ट ना हो जाए उस चीज का डर होता है। तो इसीलिए हम जब भी किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हो तो अपने सेपरेट एनवायरनमेंट में, सेपरेट वर्क स्पेस में डेवलप करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू होम टैब। I want to open Jupyter नोटबुक। तो अगर आप देखोगे जुपिटर नोटबुक के नीचे इस बार इंस्टॉल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर देखो बेस एनवायरनमेंट सिलेक्ट नहीं है, डीएस एनवायरनमेंट, यानी जो अभी हमने करंटली एनवायरनमेंट सिलेक्ट किया वो है, उसमें हमने जुपिटर नोटबुक तो ऐड किया ही नहीं था, तो जुपिटर नोटबुक तो होगा नहीं उसमें। उसमें सिर्फ हमने पाइथन इंस्टॉल किया था, क्योंकि पाइथन को यूज करके तो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, और दूसरा numpy ऐड किया था। तो इसलिए जुपिटर नोटबुक अब आपको इस डीएस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू हम इजीली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें ब्राउजर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट अभी अगर हम बेस एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बेस को सिलेक्ट करेंगे, और जब आप यहाँ पर अब जुपिटर नोटबुक देखोगे तो अब इंस्टॉल नहीं लिखा हुआ, लॉन्च लिखा हुआ है, यानी बेस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, तो आपको यहाँ पर सीधा लॉन्च करना पड़ेगा। और अगर आप डीएस एनवायरनमेंट में काम करोगे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखा देती हूँ। इट विल जस्ट टेक 1 और 2 मिनट्स, इंस्टॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं। Now our installation has been started. Now we can see Jupyter notebook install हो गया है। Now we have a launch option here. Launch का मतलब है now we can open it directly. ये already installed है इस DS environment में, right? So इस तरीके से हम अपना environment भी create कर सकते हैं। But हम अपने base environment में ही work करेंगे, क्योंकि हमें simple Python ही learn करनी है। तो हम इसी के अंदर Jupyter notebook को launch करेंगे।
तो इसमें हमने लास्ट टाइम 9th 10th बेसिक पाइथन का फोल्डर बनाया था, हम सभी प्रोग्राम्स इसी फोल्डर में डेवलप करेंगे। तो लेट्स ओपन दिस फोल्डर। इस फोल्डर में फर्स्ट प्रोग्राम नाम से हम एक नोटबुक ऑलरेडी बना चुके हैं। दिस टाइम वी विल ओपन ए न्यू नोटबुक। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल का नाम चेंज करेंगे। अभी हम ऑपरेटर्स सीख रहे हैं, तो हम इस फाइल को ऑपरेटर्स नाम देंगे। सो वी हैव द ऑपरेटर्स। नाउ यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। You can see here the square brackets. This means that this cell is a code cell. हम इसमें कोड लिख सकते हैं, बट मैं कोड लिखने से पहले कुछ हेडिंग देना चाहती हूँ, तो मैं इस कोड सेल को कन्वर्ट करूंगी मार्कडाउन में। M प्रेस करूंगी, कीबोर्ड से कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स हट गए, इसका मतलब मैं इसमें सिंपल टेक्स्ट लिख सकती हूँ, तो बट मैं यहाँ पर मार्कअप टेक्स्ट लिख सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं यहाँ पर हेडिंग डालती हूँ ऑपरेटर्स, बट मैं इस हेडिंग को बोल्ड भी करना चाहती हूँ, तो मैंने मार्कअप टैग यूज कर लिया है B, एंड लेट्स पुट ऑपरेटर्स। मैंने मार्कअप टैग को क्लोज किया। अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, बट यहाँ पर एंटर प्रेस नहीं होगा, तो हमें न्यू लाइन में डिस्प्ले करने के लिए ब्रेक मार्कअप टैग यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर्स को एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ, तो डैश यूज करेंगे, स्पेस, उसके बाद आप लिस्ट के आइटम्स लिख सकते हो। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। नाउ दिस टाइम वी विल लर्न द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल टू होता है, इसके साथ प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। सो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस ऑपरेटर्स, एंड देन उसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स सीखेंगे, जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये होते हैं आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। तो ये सभी ऑपरेटर्स आपने मैथ्स में भी सीखे होंगे। तो इन सभी ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। देन उसके बाद हम लर्न करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। राइट, नाउ हम शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे एंड देन नेक्स्ट सेल में मूव करेंगे। तो जैसे ही हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, तो जो भी मार्कअप टेक्स्ट हमने यूज किए थे, उसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यू कैन सी हम इस जुपिटर नोटबुक में इसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल नोटबुक में करते हैं। तो हमारी ये जो जुपिटर नोटबुक है, इट जस्ट लाइक अ डिजिटल नोटबुक। राइट, नाउ हम यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया, अब हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आपने जब वेरिएबल बनाया था तब भी आपने देखा था हमने इक्वल टू सिंबल यूज किया था। तो इक्वल टू सिंबल इज इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल में। सो अगर मैं यहाँ पर a नाम से वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, इसमें 10 से 5 वैल्यू असाइन करती हूँ। राइट, सो this operator assigns the data to a variable. Right, so this is an assignment operators. Now let's move to the next cell. हम इसको रन करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं। तो आपने देखा मैंने पहले कंट्रोल एंटर किया था, तो हम सेम सेल में रहे थे, फिर मैंने शिफ्ट एंटर किया तो नेक्स्ट सेल में मूव कर दी। तो मैंने 2 बार एग्जीक्यूट कराया। तो यू कैन सी द नंबर 2 हियर, यानी इस सेल को मैंने 2 बार एग्जीक्यूट करा दिया है। नाउ हियर आई विल चेंज दिस a, I will write a plus equal to, let's say मैं b plus equal to 10 करती हूँ। नाउ मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, अब प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब b के अंदर पहले एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब एडिशन ऑपरेशन किसके बीच में होगा? b के बीच में और 10 के बीच में। एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा इस इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करके उस b के अंदर अगेन असाइन कर दिया जाएगा। बट हियर वी विल गेट एन एरर, क्योंकि जब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंटरप्रेटर, तो वो देखेगा b तो आपने डिफाइन ही नहीं किया है। लेट्स रन इट एंड चेक इट। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ, सो हमें नेम एरर मिल गया। राइट, सो दिस मीन्स दैट b डिफाइन नहीं है, तो लेट्स यूज a हियर। राइट, नाउ लेट्स प्रेस एंटर, कंट्रोल एंटर। तो ये रन हो गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू अपडेट हो गई है, बट हमें रिजल्ट देखने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम इसी सेल के अंदर प्रिंट फंक्शन डाल देते हैं, ताकि हम जब भी a को चेंज करें तो हमें नेक्स्ट सेल में मूव ना करना पड़े। नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर। तो हमें वैल्यू 25 मिली है, बट a की वैल्यू तो 5 है, 5 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा। तो अब यहाँ क्या हुआ है,
सो नोटबुक में काम करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इस सेल को एग्जीक्यूट करा चुके हैं, यानी ए की वैल्यू 5 है। जब हमने इस सेल को एग्जीक्यूट कराया था, जब हमने प्रिंट फंक्शन नहीं लिखा था, उस टाइम एग्जीक्यूट कराया था, तो ए की वैल्यू 5 थी, तो 5 प्लस इक्वल टू 10, तो यानी 5 के अंदर 10 ऐड होके वही वैल्यू अगेन इस यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसमें असाइन हो गई। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू अपडेट हो गई और ए की वैल्यू बन गई है 15, और उसके बाद आपने प्रिंट फंक्शन को रन किया और अगेन इसी को एग्जीक्यूट कराया। सो अब दिस टाइम अगेन ए के अंदर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके अंदर 10 ऐड हो रहा है, बट दिस टाइम ये जो ए है इसकी वैल्यू 5 नहीं है, इसकी वैल्यू 15 है, और 15 के अंदर फिर 10 ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट 25। सो नोटबुक में काम करते समय आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस जो एग्जीक्यूट करा रहे हो उससे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराई थी, राइट। लेट्स डिलीट दिस, राइट। सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें अगेन ए के अंदर 5 असाइन करना पड़ेगा अगर हम इस 5 के अंदर ही एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो लेट्स मूव टू द प्रीवियस सेल, एरो की से हम प्रीवियस सेल में जा सकते हैं। नाउ लेट्स प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर, तो हम ए की वैल्यू 5 हो गई है ऊपर वाला सेल रन कराने के बाद। अब अगेन हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते, दिस टाइम वी हैव गॉट द 15, राइट, क्योंकि ए की वैल्यू 5 बना दी हमने इसको रन कराकर, फिर इसके बाद ये वाला सेल एग्जीक्यूट किया, तो अब उस 5 के अंदर 10 ऐड हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी वर्क इन जुपिटर नोटबुक। नाउ लेट्स सी अदर ऑपरेटर्स। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट कि जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उसमें यहाँ पर जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगेन असाइन हो जाएगा सेम वेरिएबल में जो वेरिएबल आपने यहाँ यूज किया है। तो यहाँ पर x यूज किया है, फिर ऐड कर रहे हैं, फिर इक्वल टू, तो इस x के अंदर ही 5 ऐड होगा, x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 के अंदर ही 5 ऐड हुआ, बन गया 10, और वो 10 यानी जो रिजल्ट आया 10 वो अगेन इस इक्वल टू ऑपरेटर की वजह से वापस से इसी वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो एक तरीके से ये शॉर्टकट ऑपरेटर है। शॉर्टकट किसका ऑपरेटर है, यानी x प्लस इक्वल टू 5, ये इसी तरीके से काम कर रहा है, x इक्वल टू x प्लस 5, राइट। यानी अगर हम ये लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिख देंगे, इट विल वर्क in the same way as it will work, right? So that's why this is called the shortcut operator of this expression. तो सेम वेरिएबल में हम पहले ऐड कर रहे हैं, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको अगेन उसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम माइनस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन भी यूज कर सकते हो, इवन जो फ्लोर डिवीजन है वो भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर है उसको भी यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द जुपिटर और इन सभी को ट्राई करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस यूज करते हैं, बट इस बार हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले ऊपर वाले सेल को रन कराना है। अगर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट का पता करना है तो हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं, देन कंट्रोल एंटर। सो वी हैव गॉट -5, 5 minus 10, right? 5 minus 10 मतलब -5 you will get. So now let's change it. यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, तो अगेन हमने चेंज किया है। तो पहले से जो a है अभी इसकी वैल्यू कितनी है -5, अगर हमने इसी सेल को दोबारा से रन करा दिया तो -5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, बट अगर हमें 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है तो वापस ऊपर वाले सेल को हम रन कराएंगे, कंट्रोल एंटर एंड देन नीचे अगेन कंट्रोल एंटर। तो वी हैव गॉट 50, 10 into 50, राइट। बट से मैं इसी सेल को दोबारा रन करा दूं तो इस समय ए की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि हमें रिजल्ट में 50 मिला। अब 50 को वापस मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 के साथ, तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ कंट्रोल एंटर, मुझे 500 मिलेगा, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं डिवाइड का साइन यूज करती हूँ, बट एग्जैक्ट रिजल्ट देखने के लिए ऊपर वाले सेल को पहले मैं रन करूंगी, फिर नीचे वाले सेल को रन करूंगी। सो वी हैव गॉट 0.5, यानी 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो डेसिमल में मिलेगा 0.5,
राइट। अगेन मैं यहाँ पर फ्लोर डिवीजन यूज करती हूँ, तो आपको याद है फ्लोर डिवीजन हमें क्या देता है, स्मॉलेस्ट जो इंटीजर है उसकी तरफ राउंड ऑफ कर देता है डिवाइड करने के बाद। तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 ही मिलेगा, और फ्लोर डिवीजन से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेट्स रन इट, वी हैव गॉट 0.0। नाउ फ्लोर डिवीजन की जगह हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो रेज टू द पावर, तो इसको भी यूज करने से पहले हम ऊपर वाला जो सेल है उसको रन करेंगे, एंड देन नीचे वाले सेल को रन करेंगे। वी हैव गॉट दिस वैल्यू 5 रेज टू द पावर 10 है। लेट्स इसको हम थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट। हम 3 ले लेते हैं। सो अगेन अगर हम इसी सेम सेल को रन करा देंगे तो इस समय एक ही वैल्यू कितनी है, दिस वन, तो हमें रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। लेट्स रन अबाउट सेल, हमने इसको रन कराया, देन इसको रन कराया, सो वी हैव गॉट 125, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, राइट। लेट्स यूज द मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर, सो पहले मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म होगा, तो मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है, यानी a और 3 को डिवाइड किया जाएगा, 5 डिवाइडेड 3 वी विल गेट 2 इन रिमाइंडर, राइट। सो लेट्स रन इट, बट रन करने से पहले हम ऊपर वाले सेल को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल एंटर, देन control enter, we have got 2 in result, right? So these are assignment operators. Now let's understand the relational operators. Relational और comparison, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर करेंगे, दो वेरिएबल्स को, दो डेटा को, या दो एक्सप्रेशन को भी कंपेयर कर सकते हो। तो अगर एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो पहले एक्सप्रेशन आपकी एग्जीक्यूट होगी, प्रोसेस होगी, तो एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन वी विल गेट डेटा, तो ये दो डेटा को कंपेयर करने में यूज होते हैं। इफ यू सी कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, सो दीज आर आवर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो आपने ये सभी ऑपरेटर्स मैथ्स में भी पढ़े होंगे। ग्रेटर देन हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को चेक करने के लिए कि वो दूसरे डेटा से ग्रेटर है या नहीं, राइट। सो देखा जाए तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ एक कंडीशन को चेक करते हैं, वन कंडीशन को। वो कौन सी कंडीशन है, जैसे कि अगर हम ये यूज करें, वो कंडीशन है ग्रेटर देन की। इफ यू वांट टू चेक कि एक पर्टिकुलर डेटा ग्रेटर है या नहीं दूसरे डेटा से, तो in that case we will use this greater than operator. So यहाँ पर चेक किया जा रहा है क्या 20 10 से बड़ा है या नहीं। तो अब इस तरह की जो कंडीशंस है इनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स इन दोनों में हो सकता है, या तो ये बड़ा होगा या नहीं होगा। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनका रिजल्ट हमें या तो ट्रू में मिलता है या फॉल्स में, यानी these operators will give us a boolean value in result, राइट। सो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। लेस देन चेक करेगा तो जो फर्स्ट डेटा है उसको कंपेयर किया जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है किसी दूसरे डेटा से। अगर वो छोटा है तो ट्रू देगा, अगर वो छोटा नहीं है तो वो फॉल्स देगा, राइट। यानी जो फर्स्ट डेटा हम यूज कर रहे हैं उसको चेक करें, राइट। इसी तरीके से दो बार इक्वल टू हम यूज करते हैं, तो हम वो तब यूज करते हैं जब दोनों डेटा अगर सेम हो, दोनों की वैल्यू अगर सेम हो। तो जैसे 5 इक्वल टू 5, अगर ये कंडीशन सही है तो हमें ट्रू मिलेगा रिजल्ट में। अगर ये कंडीशन फेल है, जैसे कि 5 एंड 6 को अगर हम कंपेयर करें यूजिंग दिस इक्वल टू ऑपरेटर, तो यहाँ पर ये दोनों की इक्वालिटी चेक करा है, यानी दोनों अगर सेम डेटा होगा तभी वो ट्रू देगा। अब यहाँ पर तो दोनों डिफरेंट डेटा है, तो इस केस में वो हमें फॉल्स रिजल्ट देगा, राइट। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है जो अनइक्वालिटी चेक करता है, यानी ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसका ठीक अपोजिट होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। अनइक्वल है तो वो ट्रू दे देगा, अगर सेम है तो वो हमें फॉल्स देगा, राइट। तो दीज आर ऑल आवर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक बार जुपिटर नोटबुक में भी इन सबको ट्राई कर लेते हैं। सो लेट्स यूज हियर b इक्वल टू 3, तो हम a और b इन दोनों को कंपेयर करते हैं। लेट्स यूज ग्रेटर देन b। सो यहाँ पर हम सिर्फ a की कंडीशन चेक करें, कौन सी कंडीशन, क्या a बड़ा है b से या नहीं। अगर a बड़ा है तो हमें ट्रू रिजल्ट देगा, अगर ये बड़ा नहीं है तो हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। सो लेट्स रन इट, कंट्रोल एंटर। सो वी हैव गॉट द नेम एरर। नेम एरर अगेन क्यों मिला, क्योंकि हमने इसे जो ऊपर वाला सेल है उसको तो रन किया ही नहीं। तो लेट्स रन इट फर्स्ट एंड देन वी विल रन दिस, वी विल गेट द रिजल्ट।
ओके सो आप जब जुपिटर नोटबुक में काम करना शुरू करोगे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट एक बार यूज टू हो जाओगे तो यू विल फील कंफर्टेबल इन दिस नोटबुक। सो दिस इज हाउ दिस ऑपरेटर वर्क। और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अब यहाँ पर दो ऑपरेटर्स यूज हो गए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी हम कंडीशन चेक करें क्या ए बड़ा और बराबर है या नहीं। तो बड़ा और बराबर यानी दोनों में से कोई भी एक सही होना चाहिए। अगर बड़ा है तब भी ट्रू देगा, अगर बराबर है तब भी ट्रू देगा। अगर ये दोनों फेल हो जाती है तब वो हमें फॉल्स देगा। सो यहाँ पर ए बड़ा है तो ऑब्वियसली वी विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। नाउ लेट्स पुट दिस प्रिंट स्टेटमेंट इन द सेम सेल, क्योंकि हमें बार बार स्विच करना पड़ रहा है, राइट। सो लेट्स एडिट दिस विंडो, इस बार हम इसे छोटा कर देते हैं। नाउ लेट्स रन इट अगेन, सो वी विल गेट फॉल्स रिजल्ट, क्योंकि दिस टाइम ए जो है स्मॉल है तो हमें फॉल्स मिला है। बट ए को अगर हम 3 कर दें एंड रन इट अगेन, सो वी हैव गॉट द ट्रू रिजल्ट, राइट। सो जब भी हमें डेटा के अंदर चेंज करके उसका रिजल्ट देखना है तो हमें जुपिटर नोटबुक को प्रीफर करता है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को बार बार रन करा सकते हैं डेटा के अंदर चेंजेस करके, और बाकी जो प्रोग्राम है, राइट। सो लेट्स से यहाँ पर भी आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, सो हमें इसे रन कराने की जरूरत नहीं है बार बार। लेट्स से इसी में हम चेंज कर रहे हैं, अब ग्रेटर देन की जगह हम लेस देन दे रहे हैं। सो अब लेस देन तो है, अब ये लेस तो नहीं है, बट हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है तो ये दोनों इक्वल तो हैं, तो दिस विल ऑल्सो गिव अस ट्रू वैल्यू, राइट। से अगर मैं यहाँ पर बिगर वैल्यू ले लेती हूँ, दिस टाइम ए इज नॉट लेस देन 3, हम सिर्फ ए को ही चेक करें क्या ए लेस या इक्वल है, ना तो ए लेस है ना इक्वल है, तो दिस टाइम दिस विल गिव अस फॉल्स रिजल्ट, राइट। सो यू कैन सी हम सिर्फ यहीं पर इन्हीं को रन करा रहे हैं। अब बाकी का जो प्रोग्राम है उसे हम रन नहीं करा रहे, उसे एग्जीक्यूट कराने की हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो यही बेनिफिट है जो हमें जुपिटर नोटबुक में मिलता है। नाउ लेट्स सी द अदर ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर हम चेक करते हैं, ये दोनों की इक्वालिटी चेक करता है, तो वी कैन सी हियर ये दोनों डिफरेंट है, तो दिस विल गिव अस अगेन द फॉल्स रिजल्ट। बट अगर हम दोनों को 5 कर दें एंड देन रन कराएं, देन वी विल गेट ट्रू रिजल्ट, राइट। और इसी तरीके से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये नॉट इक्वालिटी चेक करता है, अनइक्वालिटी चेक करता है, तो दोनों अनइक्वल है, नहीं है ये तो इक्वल है, तो यानी ये हमें क्या देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। लेट्स टर्न इट, वी हैव गॉट द फॉल्स रिजल्ट। बट अगर ये दोनों डिफरेंट है देन उस केस में ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा, राइट। सो दीज आर अवर रिलेशनल ऑपरेटर्स, और जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। नाउ कम्स टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरह ही रिजल्ट में हमें बुलियन वैल्यू देते हैं, या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। बट ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को चेक करते हैं। सो अगर हमने देखा तो रिलेशनल ऑपरेटर एक ही कंडीशन चेक करे, तो वो ए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम ए को चेक करें क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो हमें आंसर में यस मिला। बट से मुझे ये चेक करना है क्या ए बी से बड़ा है या नहीं, साथ में हम एक और कंडीशन दे देते हैं, हम एक सी भी रख लेते हैं, लेट्स से सी इज 6, एंड साथ में हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि क्या ए सी से भी बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर हम दो कंडीशंस चेक करें, ए को बी से भी कंपेयर करें, ए को सी से भी कंपेयर करें। अब इन दोनों को चेक करना है, अगर ये दोनों कंडीशन सही हैं तो इसका मतलब ए सबसे ग्रेटेस्ट है इन तीनों नंबर्स में, इन तीनों वेरिएबल्स में, तो उस केस में हम यहाँ पर एंड यूज करते हैं, राइट। एंड का मतलब अगर इस कंडीशन का रिजल्ट है वो ट्रू हुआ, इस कंडीशन का रिजल्ट है वो भी ट्रू हुआ, जब दोनों कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू होता है उस केस में जो एंड ऑपरेटर है हमें ट्रू रिजल्ट देता है। सो लेट्स रन इट एंड लेट्स फाइंड द रिजल्ट, वी हैव गॉट फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में जब a ग्रेटर देन b आया, a ग्रेटर देन b है नहीं है, तो यानी इस कंडीशन का रिजल्ट हमें फॉल्स मिला। नाउ सेकंड कंडीशन, क्या a c से बड़ा है, a की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 6, तो अगेन हमें यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, तो उस केस में हमें फॉल्स रिजल्ट ही मिलता है। एक भी फॉल्स आ गया तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है। सो दीस आर आवर लॉजिकल ऑपरेटर्स।
यहाँ पर दो कंडीशन चेक होती है और हर कंडीशन का जो रिजल्ट है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर दोनों कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो उस केस में हमें ट्रू मिलेगा, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तब भी हमें फॉल्स मिलेगा, राइट। अगर यहाँ फॉल्स लिखो यहाँ ट्रू लिखो तब भी हमें फॉल्स ही मिलेगा। यानी एंड ऑपरेटर ट्रू सिर्फ एक ही कंडीशन में देता है, जब दोनों कंडीशंस एंड के जो दोनों तरफ दो कंडीशंस लिखी हुई है उनका रिजल्ट अगर ट्रू है तो वो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज वो हमें फॉल्स देगा। जबकि और ऑपरेटर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पे हमें ट्रू देता है, अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स रिजल्ट दे रही है तो उस केस में हमें फॉल्स मिलता है, राइट। एंड नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमें जो भी कंडीशन है उसका अपोजिट रिजल्ट वापस हमें दे देता है। अगर हमारी जो कंडीशन है उसका रिजल्ट फॉल्स है और उसके आगे अगर हमने नॉट ऑपरेटर लगाया तो हमें ट्रू दे देगा, अगर ट्रू यूज किया तो हमें फॉल्स देगा। नाउ लेट्स मूव टू जुपिटर नोटबुक से। अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिखती हूँ एंड देन यहाँ पर ट्रू लिखती हूँ, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? दोनों तरफ ट्रू है और एंड हमें ट्रू तभी देता है जब दोनों तरफ ट्रू हो, तो वी विल गेट ट्रू रिजल्ट। Say if I write 5 greater than 2 and here I will write 4 greater than 3, right? So here we have put one condition, यहाँ पर फिर एंड है, फिर एक दूसरी कंडीशन है। तो जब पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो पहले वो इन कंडीशंस का रिजल्ट फाइंड आउट करेगा। तो 5 greater than 2 इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। तो जैसे उसे ट्रू मिला फिर उसके बाद वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। बट अगर पाइथन इंटरप्रेटर को यहीं पर फॉल्स मिल जाता है तो उस केस में, क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज किया और एंड में एक भी फॉल्स होता है तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आता है, तो उस केस में उसे दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। बट यहाँ पर ट्रू रिजल्ट दे रहा है तो दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा, देखेगा उसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स, तो यहाँ पर भी उसे ट्रू मिलेगा। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें ट्रू ही मिलेगा। बट से मैं यहाँ पर 5 यूज करती हूँ और यहाँ पर मैं 4 यूज करती हूँ। नाउ इस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो यहाँ पर तो आप बोलोगे कोई कंडीशन ही नहीं है, बट इफ यू रिमेम्बर जब हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेटा का प्रेजेंस जो होती है, अगर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में नॉन जीरो वैल्यू है, कोई भी डेटा नॉन जीरो है तो इसका मतलब वो बुलियन ट्रू होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ डेटा मींस ट्रू। तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये ट्रू रिजल्ट देगा, और जब ये ट्रू रिजल्ट देगा तो पाइथन इंटरप्रेटर फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर भी डेटा प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी ट्रू रिजल्ट देगा। तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव अस ट्रू, बट जब हम इसे रन करेंगे वी विल गेट 4, क्योंकि इस केस में हमने कंडीशन यूज नहीं किया, डेटा यूज किया है, तो वो जो डेटा है उसको ही रिटर्न कर देता है, राइट। सो दिस डेटा इज अवर 4। और से अगर मैं यहाँ पर 0 यूज करती हूँ तो जब मैंने 0 यूज किया तो 0 मीन्स फॉल्स, और फॉल्स के बाद क्योंकि एंड ऑपरेटर आपने यूज किया तो वो यहाँ पर मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है फॉल्स है तो पूरा जो एंड ऑपरेशन है इसका रिजल्ट ही फॉल्स हो जाएगा, तो वो यहाँ पर चेक नहीं करेगा, तो इसका मतलब उसे फॉल्स देना चाहिए। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशंस यूज नहीं की और ना ही कोई बुलियन वैल्यू यूज की है, तो इस वजह से जो डेटा मैंने यहाँ यूज किया वही रिटर्न करेगा। तो इस केस में अगर मैं रन करती हूँ आई विल गेट 0, राइट। सो दैट्स हाउ। बट अगर मैं यहाँ पर एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करती हूँ, और का मतलब है इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए तब वो हमें ट्रू देता है, अदरवाइज वो हमें फॉल्स देगा। सो फर्स्ट चेक किया 0 है, 0 का मतलब बुलियन फॉल्स होता है, तो अगर फॉल्स है तो उसे दूसरी कंडीशन चेक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है दूसरा ट्रू हो, अगर ट्रू हुआ तो ट्रू रिजल्ट देगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर फिर जो सेकंड डाटा है उसको चेक करेगा। अब सेकंड डाटा 4 है तो यहाँ पर ये क्या है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया, और जब ट्रू हो गया तो उसे रिजल्ट भी ट्रू देना चाहिए, बट यहाँ पर हमने नंबर यूज किया तो ये नंबर ही हमें रिटर्न करेगा। नाउ लेट्स रन इट, वी हैव गॉट 4। बट इसकी जगह पे सपोज 0 की जगह पे मैं फॉल्स यूज करूं एंड देन यहाँ ट्रू यूज करूं, तो अगेन सेम है, फॉल्स है तो इट मस्ट चेक द अदर कंडीशन, अदर कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है तो इसका मतलब ये रिजल्ट में मुझे ट्रू देगा, राइट। सो जब हम बुलियन वैल्यू यूज करते हैं तो ये हमें बुलियन देता है, बट अगर हम डाटा यूज करते हैं तो डाटा देता है।
राइट। बट अगर हम यहाँ कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट तो ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स में आता है, तो पहले उसे सॉल्व करेगा एंड देन हमें रिजल्ट देगा, राइट। सो दैट्स हाउ दीज टू ऑपरेटर्स वर्क। और से अगर मैं यहाँ पर ट्रू यूज करूं और यहाँ पर फॉल्स यूज करूं, तो और तो ऑपरेटर कोई भी एक ट्रू होने पे ट्रू देता है, तो हमें ट्रू ही मिलेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर ट्रू की स्पेलिंग गलत कर दी है। नाउ लेट्स रन इट अगेन, वी हैव गॉट ट्रू। बट अगर मैं यहाँ कोई नंबर यूज करती हूँ 5 और यहाँ यूज करती हूँ 0, नाउ इस केस में मुझे वो 5 देगा या 0 देगा? वी नो दैट जब और ऑपरेटर है और स्टार्टिंग में उसे ट्रू मिल गया तो सेकंड जो कंडीशन है उसको चेक ही नहीं करेगा, तो ये यही डेटा रिटर्न कर देगा क्योंकि हमने डायरेक्ट डेटा यूज किया। सो इफ यू रन इट वी विल गेट 5। और यहाँ पर अगर मैं कोई एक्सप्रेशन यूज करती हूँ, रिलेशनल एक्सप्रेशन मैंने यूज किया है, अगर a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो पहले ये दोनों कंडीशन सोल्व होंगी, उसके बाद फिर और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, नो, इसका मतलब यहाँ पर हमें फॉल्स मिला है। और के बाद b लेस देन c, b इज लेस देन c, ये भी हमें फॉल्स मिला है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इफ वी रन इट वी विल गेट फॉल्स रिजल्ट, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नॉट ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। नाउ नॉट के साथ सिर्फ हम एक ही कंडीशन पुट करते हैं, और नॉट ऑपरेटर हमें उस कंडीशन का जो रिवर्स है यानी अपोजिट है वो रिटर्न करता है। सो लेट्स से आई पुट b लेस देन c। नाउ यहाँ पर एक कंडीशन है, इसका रिजल्ट क्या होगा? b लेस देन c, तो b इज नॉट लेस देन c, तो इसका मतलब ये हमें रिजल्ट में फॉल्स देगा। और नॉट फॉल्स का आंसर क्या होता है? ट्रू, राइट। यानी इफ आई राइट इस कंडीशन की जगह अगर मैं फॉल्स लिखूं तो फॉल्स का अपोजिट क्या होगा? ट्रू, तो हमें ट्रू मिलेगा। और से अगर मैं यहाँ पर ट्रू करती हूँ और इफ यू रन इट आई विल गेट फॉल्स। और से यहाँ पर कोई ट्रू कंडीशन लिखती हूँ, a इज ग्रेटर देन b, देन इफ वी रन इट, सॉरी a ग्रेटर देन b नहीं है, a लेस देन b, इस कंडीशन का जो आंसर है वो ट्रू है। इफ यू रन इट वी विल गेट फॉल्स। अगर कोई फॉल्स कंडीशन लिखते हैं देन वी विल गेट ट्रू, राइट। बट कंडीशन की जगह अगर मैं कोई एक्सप्रेशन यूज करती हूँ 3 + 4, तो 3 + 4 इज 7। तो लेट्स चेक कि क्या ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देन नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस पर या नहीं। यस, वी हैव गॉट द फॉल्स रिजल्ट। सो अगर हम 3 + 4 करें तो एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेगा, तो 3 + 4 इज 7 और नॉट 7, तो 7 का मतलब क्या होता है? ट्रू। कोई भी डेटा हो नॉन जीरो तो उसका मतलब ट्रू होता है, ट्रू का उल्टा क्या होगा? फॉल्स। और से अगर मैं यहाँ पर 0 + 0j करती हूँ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसका जो वैल्यू है वो भी 0 ही है। नाउ लेट्स रन इट, वी हैव गॉट द ट्रू रिजल्ट, क्योंकि ये जो डेटा है इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स, क्योंकि सारा डेटा 0 है तो उसका उल्टा हमें ट्रू मिल गया, राइट। सो इस तरीके से ये जो तीनों ऑपरेटर्स हैं ये वर्क करते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद these 3 types of operators, right? So that's it for today. If you really like this video, hit the like button and subscribe my channel. And now I will see you in the next video with some new topic.